जस्ट ऐसे ही बात आई तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि फिजिक्स के 4 ब्रांचेज है, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, इसलिए उसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। और जहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन साहब ने जो दिए थे, वो जहाँ लगता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वो कब लगता है? व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग विथ स्पीड which is comparable to c। तो हमें न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है बच्चों, न्यूटोनियंस मैकेनिक्स काम वहां पे नहीं करता है। ठीक है, क्लियर? कहोगे सर क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम का मतलब बच्चों होता है डिस्क्रीट, अलग अलग। तो क्वांटम फिजिक्स कब होता है बच्चों? जब इंटरैक्टिंग पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। अब कहोगे इंटरैक्टिव मतलब जो पार्टिकल पार्टिसिपेट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके मोशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इसका मतलब जब सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में जब डिस्कस करेंगे बच्चों, इसके इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो न्यूटन्स लॉ यहां भी फेल हो जाता है ना? क्लियर? इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम फिजिक्स लगता है। बोर्स पहले सब लोग ट्राई कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स से सॉल्व करने के लिए, नहीं हुआ था, तो बोर्स एस पहला आदमी थे जिन्होंने क्लासिकल और क्वांटम को मिक्स किया था, एंड देन उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डेवलप किया। और तीसरा किसी को पता है क्या होता है? क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड, कोई गेस कर सकता है इसमें क्या होगा बच्चों? ये किसका स्टडी है? जब इंटरैक्टिंग पार्टिकल छोटा हो, जहां क्वांटम फिजिक्स लग रहा है, और वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रहा हो। मतलब स्मॉल पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा बच्चों, तो उसमें क्वांटम फील्ड थ्योरी लगता है। तो दिस इज द 4 ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लेकिन हम लोगों का सिलेबस में क्या है? क्लासिकल फिजिक्स, थोड़ा सा क्वांटम न्यूटोनियन। फिजिक्स पढ़ना होता है। और क्वांटम फिजिक्स में तो मेरा दिमाग नहीं चलता था, श्रोडिंजर्स इक्वेशंस तो मुझे समझ में नहीं आया था। और आईआईटी में गया था, शायद वहां भी बहुत मन से नहीं पढ़ा, तो वहां भी नहीं समझ में आया। मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था। एनीवे सर उसके रिलेटेड है ना, बहुत सारी सीरीज या फिर ऐसे एग्जांपल देखने के बाद ही समझ में आता है। हम्म चलो बच्चों, तो ये हमने बात कर लिया। किसके सवाल के जवाब में? अभिषेक ने पूछा था कि जब स्पीड से मूव करता है, बहुत हाई स्पीड से, उसका मास चेंज होता है, तो कैसे लिखेंगे? हालांकि न्यूटन्स लॉ में जो मैंने बात किया, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, एफ इजिकल टू एम ए नहीं है, वो तो मॉडिफाइड है। ओरिजिनल लॉ है एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद आई थी बात बच्चों हम लोगों का इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, ये सब कुछ बच्चों को लगा होगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया। डोंट वरी, ये ऐसे ही थोड़ा सिलेबस से बाहर का था। इनर्शियल फ्रेम डेफिनेशन क्या बताया बच्चों? फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज हेल्ड। हाँ, इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। हालांकि बहुत सारे बुक में तुम्हें लिखा मिलेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ वैलिड हो।
हालांकि स्टैंडर्ड बुक है जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में लिखता है कि डेफिनेशंस के लिए जो यूज करते हैं ना वो फर्स्ट लॉ को ही लेते हैं, कि न्यूटन सेकेंड लॉ भी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। तो बच्चों कुछ इस पे बात करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तुम्हें, बट थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल किसको कहेंगे? जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है। और उसके बाद हम लोग बात किए थे बच्चों की अर्थ का फ्रेम कैसा है। अर्थ फ्रेम कैसा है बच्चों? इनर्शियल है क्या? नॉन इनर्शियल। नो सर, लेकिन कंसिडर करके। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल, यही वर्ड यूज किया रहेगा। तो हम लोग अब के बाद से हम लोग इनर्शियल मान के ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि सपोज एक ना एस जो है, दिस इज इनर्शियल फ्रेम, समझना है इसको। एस जो है बच्चों एक इनर्शियल फ्रेम है। और लेट्स, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इनर्शियल फ्रेम है इसका मतलब बॉडी सारे रेस्ट में रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक ऐसा बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जो सपोज कि रेस्ट में है, मतलब एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जिसका एक्सेलेरेशन 0 है। जैसे मैं ग्राउंड से डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, और मैं अभी इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो अभी रेस्ट में है। सर ये लिख ले क्या हम? हाँ, लिखना है लिखना है लिखना है। मोस्टली कोशिश करो लिखते जाने का जो जो मैं लिख रहा हूँ, और तुम्हारे दिमाग भी चलना चाहिए बच्चों, हाथ भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोगों का ना आदत 10th तक ना बहुत बिगाड़ देते हैं टीचर। एक बार आराम से बच्चा बैठ कर देखते रहता है और फिर बाद में लिखता है, और लिखता है तो सिर्फ लिखता है। बच्चों जिस समय लिख रहा हो उस समय भी दिमाग भी चलना चाहिए, मैं लिख क्या रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं लिख रहा हूँ, तुम भी साथ साथ लिखो, तो वो ना बहुत अच्छे से जाता है। लिख भी रहो, सुन भी रहो ध्यान से, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सो बच्चों एक इनर्शियल फ्रेम है, उसमें हम एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जो रेस्ट में है, उसका एक्सेलेरेशन 0 है। तो बच्चों इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। बिकॉज हमने ये देखा कि ये इनर्शियल फ्रेम है। अब मान लो बच्चों कि एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक दूसरा फ्रेम है एस डैश, which is moving with some acceleration a with respect to s frame। सुनना बच्चों, एस फ्रेम इनर्शियल है और दूसरा फ्रेम जो है, पहले एक काम करता हूं, एक्सेलेरेशन नहीं ले रहा हूं मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहा हूं। पहले थोड़ा सिस्टमैटिक चलते हैं। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। अब बताओ एस डैश के फ्रेम में यही बॉडी क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा, या एक्सेलेरेशन में दिखेगा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा। तो इन एस डैश फ्रेम एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा? 0। 0। वेलोसिटी 0 नहीं, बट वेलोसिटी चेंज हो इसलिए 0 है। और फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है बच्चों, फोर्स तो इस पे क्या है? 0 ही। तो क्या ये न्यूटन्स लॉ इसमें भी वैलिड हो गया क्या? यस सर। यस सर। मतलब ये भी एस डैश विल आल्सो बी एन इनर्शियल फ्रेम। यस सर।
तो लिख लो क्या स्टेटमेंट, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बच्चों? इफ ए फ्रेम moves with constant velocity with respect to an inertial frame, then the frame, move with constant velocity with respect to an inertial frame, then the frame will also be inertial. Is it clear to all? अब बच्चों यहाँ पे जब मैं बताता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मिसकंसेप्शन लेते हैं कि कोई अगर इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें हर बॉडी रेस्ट में रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई बॉडी उस फ्रेम में एक्सलेट कर रहा होगा तो उस पर नेट फोर्स कुछ होगा। मैंने एक ऐसा चूज किया समझने के लिए कि जो बॉडी रेस्ट में है, इसलिए हमने कहा कि नेट फोर्स 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक फ्रेम एस है जो इनर्शियल है। मुझे पता है इसमें बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ये वाला कंसेप्ट में। एक दूसरा फ्रेम है एस डैश विच इज मूविंग विथ सम एक्सेलेरेशन। ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं। फिर से मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक ऐसा बॉडी चूज करते हैं जो रेस्ट में है, सो एफ नेट, चूंकि ये इनर्शियल है एस, तो एफ नेट तो 0 है। बच्चों इन फ्रेम एस डैश क्या दिखेगा? बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। एफ नेट क्या होगा? वो तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, जैसा एस में है वैसा ही एस डैश में होगा। एफ नेट तो क्या होगा? 0। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है क्या? नो सर। तो क्या कहेंगे बच्चों, एस डैश इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। एस डैश नॉन इनर्शियल है। क्लियर? सो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? इफ ए फ्रेम moves with certain acceleration, with some acceleration, non-zero acceleration with respect to an inertial frame, then the frame will be non-inertial. या सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे टीचर सिर्फ इतना बता के आगे बढ़ जाते हैं कि कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम है, किसके रेस्पेक्ट में? किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम है किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, then the frame will be non-inertial. Is it clear? यस सर। अगर मान लो एक कार है बच्चों और कार एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो कार में बैठा हुआ आदमी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। उसमें बैठकर अगर किसी बॉडी के मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपने फ्रेम में न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकता है। ठीक सर हाँ सर पे जो आप एक्सेलरेशन का स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो? इफ ए फ्रेम is accelerated with respect to an inertial frame, then the frame must be non-inertial. अब बच्चों तुम लोग अपना दिमाग लगाना। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है एस, एस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और तुम लोग अपना दिमाग लगाना बच्चों कि एस डैश जो है मूविंग विथ
constant velocity with respect to s which is non inertial. s एक नॉन इनर्शियल है बच्चों. देन s डैश क्या होगा? will be inertial या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल. नॉन क्या समझ में आ रहा है? एस डैश नॉन इनर्शियल होगा या एस डैश में भी इनर्शियल हो यस सकता है क्या? सर. डिपेंडिंग नो सर, वो अपॉन वेलोसिटी के 2 साथ मूव मीटर कर पर रहा है. सेकंड है या 4 मीटर पर सेकंड है. बच्चों एस डैश मस्ट बी नॉन इनर्शियल, क्योंकि एस नॉन इनर्शियल है और इसके रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है. बच्चों दूसरा स्टेटमेंट, ये सब आप अपने खुद से कर सकते हो. बच्चों एक एस जो है वो है नॉन इनर्शियल और एस डैश जो है मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन with respect to s. So s dash क्या होगा बच्चों? Inertial. इनर्शियल. Inertial. इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? इनर्शियल. सोच के बताना. नॉन इनर्शियल, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल है ना ये. ये नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एस डैश. तो बच्चों इसमें दोनों केस हो जाएगा और यू हैव टू रियलाइज बाय योरसेल्फ, क्योंकि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो. ये इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है. अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा. कौशल ने बहुत सही बताया कि मे बी इनर्शियल और मे बी नॉन इनर्शियल. यस तनिषा आ जाना, सेंटर ओपन रहेगा तनिषा, और हो सकता है मैं भी रहूं वहां पे. चलो बच्चों अब देखते हैं कि देखो सवाल आईआईटी कैसे पूछेगा. ये बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस वर्सेस टाइम का ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ. दो फ्रेम है बच्चों, एक एस डैश फ्रेम और एक एस फ्रेम है. एस डैश का पोजीशन एस के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ ऐसा दिया है. अगर मैं कहूं कि इफ एस इज नॉन इनर्शियल, देन एस डैश क्या होगा? मे बी इनर्शियल, मे बी नॉन इनर्शियल, या मस्ट बी नॉन इनर्शियल, या मस्ट बी इनर्शियल. Must be non inertial. मस्ट बी नॉन इनर्शियल. ये पढ़ा चुका हूं मैं, अभी जस्ट पढ़ा चुका हूं. सिर्फ ग्राफ में देकर के क्या बता रहा है कि एस डैश जो है एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है. अगर रहता इफ एस इज inertial, then s dash must be inertial. am I right बच्चों? Yes sir. अच्छा बच्चों अगर सवाल दे दे कि s dash वेलोसिटी ऑफ s dash विथ रिस्पेक्ट टू s वर्सेस टाइम जो है वो ऐसा है, ऐसा ऐसा. वेलोसिटी ऑफ s dash विथ रिस्पेक्ट टू s ये है if s is inertial frame then s dash, देखते हैं कितने बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, then s dash will be anyone.
2-3 बच्चों ने मैसेज तो किया लेकिन बोला को नहीं। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा आवाज। अभिषेक ने सही बताया, कौशल ने सही बताया। बच्चों ये देखो V वर्सेस T, और V क्या हो रहा है, कांस्टेंट या चेंज हो रहा है? चेंज हो गया। चेंज हो रहा है। मतलब एक्सेलेरेशन है। S डैश S के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो अगर S इनर्शियल है तो S डैश मस्ट बी नॉन इनर्शियल। समझ में आ रहा है कैसे सवाल बनेंगे यहाँ पे? और ये बच्चों थोड़ा सा ना अभी लीक से हटके है, हो सकता है कुछ बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ सर बच्चों। मुझे वो पहला पॉइंट लिखना है, वो थोड़ा ऊपर लेंगे। ठीक है, लिखा देता हूँ बच्चों। यही पोजीशन वर्सेस एस का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लेते हैं एस डैश का विथ रिस्पेक्ट टू एस, और ऐसा है। क्या इसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस सर। तो बच्चों ऐसे सवाल आते हैं, मैंने दे दिया, और मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें ऐसे सवाल हैं, यू हैव टू सॉल्व। और ये हो गया बच्चों थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट फिनिश। ये बोरिंग पार्ट है, हालांकि कंसेप्चुअल कुछ बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं इसको। सर आप फर्स्ट 2 ग्राफ बता सकते थे? हाँ बोलो। सर आप वो फर्स्ट 2 ग्राफ दिखा सकते हो क्या? मतलब लीव हो गया। हाँ ये ग्राफ दिखा, पहला ग्राफ शायद यही लिया था। सर हाँ बोलो। सर वो आपने सेकंड इनर्शियल नॉन इनर्शियल अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, ये टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चों हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। बिकॉज न्यूटन्स लॉ तो तुम लोगों ने मेरे से अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या होता है, तीनों लॉ बता दिया। हमने थोड़ा सा उसमें क्या ऐड किया बच्चों, कि ये न्यूटन्स लॉ सारे फ्रेम में वैलिड नहीं है, इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम की बात करेंगे, तभी मैक्सिमम सवाल जो होंगे वो बच्चों ग्राउंड फ्रेम में होंगे। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वैलिड है, थर्ड लॉ तो हमेशा वैलिड है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में और क्या डिस्कस किया था बच्चों? स्ट्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, नॉर्मल डिस्कस किया था, स्प्रिंग फोर्स डिस्कस किया था ना ये सारे? यस सर, यस सर। तो ये सब आता है बच्चों, बस यही चीज चाहिए। तो बच्चों मैंने एक थोड़ा सा शुरुआत में एक सिस्टमैटिक वे से बताते हैं हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, है ना। एक थोड़ा सा सिस्टम बनाते हैं, हालांकि किसको रट्टा नहीं मारने की जरूरत है बच्चों। जब भी न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई करना है ना किसी पे भी, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस बॉडी के मोशंस को स्टडी कर रहे हैं, है ना। किसके मोशंस को एनालाइज करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है। तो फर्स्ट, हालांकि इसमें लगेगा सर क्या आप बता रहे हैं, फर्स्ट इज चूज योर बॉडी मतलब चूज बॉडी हुज मोशन किसके मोशंस को एनालाइज करना है, ये हमें पहले चूज करना है ना। अब ये बताएंगे कि कैसे करना है। अब कर लिया बच्चों। अब क्या करें, दूसरा स्टेप, कि ड्रॉ द बॉडी फ्री फ्रॉम अदर बॉडी। मतलब जिसके मोशंस को स्टडी करना है उसको ना अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, और बाकी सबको नहीं करते हैं, सिर्फ उसी को करते हैं, सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। तीसरा बच्चों, ड्रॉ
एकदम ध्यान से समझना। ड्रॉ FBD, तो कहोगे सर ये FBD क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री का F, बॉडी डायग्राम, मतलब मैंने कहा सबसे पहले ये फ्री फ्रॉम अदर्स ड्रॉ करना है। तो ये तीसरे पॉइंट में मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ कि क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम में। बच्चों इसमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। उस पे देखना है बच्चों को उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे। तो बच्चों इसको ना अंडरलाइन कर लेना, एक्टिंग ऑन द बॉडी। और ड्रॉ द फोर्स वेक्टर्स। द फोर्स वेक्टर कौन सा? जो उस बॉडी पे लग रहा है। और नोट में कर रहा हूं, डोंट ड्रॉ फोर्सेस अप्लाइड बाय द बॉडी। बच्चों अगर किसी का FBD ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन सा फोर्सेस को दिखाना है? जो फोर्सेस कोई दूसरा बॉडी उस पर लगा रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये भी तो लगाएगा, ये थोड़ी छोड़ देगा। लेकिन जब हम FBD ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ दूसरा जो लगा रहा है उसको दिखाना, खुद जो लगा रहा है उसको नहीं दिखाना। क्लियर यहां तक? ये सब चीजें तब समझ में आई जब हम एग्जांपल्स लेंगे, है ना? तो डोंट वरी, लिखते जाओ भी। सारे फोर्स वेक्टर ड्रॉ कर दिया। और बच्चों मैंने बहुत प्यार से कहा था रिजोल्यूशन, रिजॉल्व द फोर्सेस according to your convenience। कन्वीनियंस। अब तुम्हारा कन्वीनियंस कैसे होगा कि कैसे ड्रॉ करें कि मैं इजीली लिख लूं, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजोल्यूशंस करना बहुत जरूरी है बच्चों। जब रिजॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट क्या होगा? फोर्थ स्टेटमेंट, राइट न्यूटन्स लॉ। और न्यूटन्स लॉ का मतलब इक्वेशंस लिखना है और इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो मेनली इसमें क्या है बच्चों कि ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। और आज हम लोग यही सीखेंगे, यही सबसे बेसिक है बच्चों। यहां से ही फिजिक्स में इंटरेस्ट जगता है, फ्री बॉडी डायग्राम। सो आर यू रेडी बच्चों? यस सर। गुड यस सर। गुड। बहुत ही बेसिक चलेंगे बच्चों, एकदम ध्यान ध्यान से पढ़ना। और बहुत ही लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बच्चों, यहाँ से ही सीखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जिसको आता है वो ऐसा मत सोचना कि हाँ हमें तो आता है, मैं सुनूंगा ही नहीं। बच्चों एक बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं कि एक ब्लॉक है M मास का और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैंने कहा चूज द बॉडी, तो यार इसी का तो बनाना है। ड्रॉ फ्री फ्रॉम द अदर बॉडी, एक ही बॉडी है तो क्या ही अलग से ड्रॉ करूं, यही रहने देता हूं। रिकॉग्नाइज द फोर्सेज, देखते हैं कौन सा लग रहा है इस पे। M पे कौन फोर्स लगा रहा है? कोगे अर्थ Gravity, लगाता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी। M/G का। और सुनना बच्चों, ड्रॉ फोर्स वेक्टर मतलब एरो से दिखाना है। जो वैल्यू नोन है वहां पे नोन वैल्यू लिख देंगे, और जो अननोन है उसको अननोन वैल्यू लिख देंगे, जो भी होगा। यहाँ पे नोन है mg। और कोई फोर्स लगा रहा है क्या? no sir,
ये सरफेस लगा, नॉर्मल फोर्स सर। ये सरफेस कांटेक्ट में नॉर्मल, नॉर्मल कैसा होता है, पुश करता है या पुल करता है, पुश। पुश पुश। करता है सर। नॉर्मल पुश करता है बच्चों, नॉर्मल। तो देखो इस एम ब्लॉक पे ये सरफेस पुश करेगा, सरफेस पुश कर रहा है, यही हो गया एफबीडी। और हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं कि वो ब्लॉक रेस्ट में है, तो क्या कहेंगे, नेट फोर्स 0। ये ऑलरेडी रिजॉल्व ही है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है ना। तो हमने इसका एफबीडी ड्रॉ कर लिया। दूसरा सवाल बच्चों, एक M1 है और एक M2 ब्लॉक है, ऐसे रखा हुआ। अब कहेगा बच्चों कि ड्रॉ एफबीडी M2। बहुत ही सिंपल सा है सर। M2 का अलग से, चूंकि अभी मैं कहा हूं तो अलग से मैं M2 का ड्रॉ कर लेता हूं। क्या क्या फोर्सेज है M2 पे बच्चों, सर जी फोर्स। M2। ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा फोर्स है, M1 के टच करा, ये टच करा मैंने, थोड़ा सा ऊपर हवा में नहीं लटका हुआ, ये टच कर रहा है। तो M1 M2 कांटेक्ट में है, सो M1 विल अप्लाई सम फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स, इसने लगाया है M1 ने N, या N डैश लिख देता हूं, N डैश लगाया। M1 ने M2 पे N डैश लगाया। बच्चों और कोई फोर्स लग रहा है M2 पे क्या, सर जो M1 पे नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो उसका वो भी लगेगा उस पे। M1 M2 पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ये दिखा दिया। अब बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है M1 का एफबीडी। M1 देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, सबसे पहले तो ग्रेविटी, अर्थ तो छोड़ेगा नहीं, तो बेहतर है कि M1 जी लगा दिए। और बच्चों ये ना इस सरफेस से कांटेक्ट में है, ग्राउंड वाले सरफेस होती है, ये भी तो कुछ लगा रहा होगा, ये जगह नहीं है तो अदरवाइज एक ही साथ दिखाते, एक ही लाइन पे है। ये लगा रहा है कितना, N। N फोर्स। सपोज N लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ग्राउंड। सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा है। और कोई फोर्स है क्या बच्चों, सर M2 का उसके ऊपर एग्जर्ट किया M2 हुआ। लगा रहा है ऊपर। M2 भी तो लगा रहा है, M2 भी लगा रहा है, किधर लगा रहा होगा M2, M2 पुश कर रहा होगा M1 को, नीचे का M2 किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। कितना लगा रहा होगा बच्चों, M2G। M2G। M2G सर। नहीं, M2G। सबसे पहले हमें ये करना है, वो आ जाएगा M2G, बट M2 का जब एफबीडी ड्रॉ किया बच्चों तो N डैश लिखा है, तो M1 ने M2G माइनस N M2 डैश। को N डैश लगाया, M1 ने M2 को N डैश लगाया, तो M2 भी M1 को कितना लगाएगा, N डैश। N डैश ही N लगाएगा। डैश। ये कौन बता रहा है, कौन सा लॉ बता रहा है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। अपोजिट डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन अलग दिखा दिया, दिखा दिया क्या, हाँ इस केस में N डैश M2G के बराबर आ जाएगा, बट एफबीडी में N डैश लिखना है बच्चों। ओके, सो दिस इज एफबीडी ऑफ दिस। बच्चों ड्रॉ करना है, लिखना है। बच्चों ये दो ब्लॉक है, ये
वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है और ऐसे रखा हुआ। मुझे ना M1 का M2 का एफबीडी चाहिए। M1 का एफबीडी ड्रॉ करना। कौन कौन सा फोर्स है बच्चों? सबसे पहले सर नॉर्मल सर। सर M और M2 कांटेक्ट में है ना सर? यस यस कांटेक्ट में। देखो आप फोर्स लगा रहे हैं, सब पुश करें, कांटेक्ट में आ ही जाएगा। M1 पे एक फोर्स लग रहा है N1 का, और कोई फोर्स लगा रहा है क्या बच्चों? सर N2 भी लगेगा वो राइट N2 साइड का की जगह M2 से। भी लगा रहा है, M2 भी लगा रहा है। मान लो इधर M2 जो है ना वो N डैश फोर्स लगा रहा है, N डैश। अच्छा ये M1 पे वर्टिकल वॉल भी लगा रहा है क्या? यस सर। यस वर्टिकल सर। वॉल किधर लगाएगा फोर्स? देखो वर्टिकल वॉल लगा रहा है, किधर लगेगा? वर्टिकल वॉल पुश करेगा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लेफ्ट साइड इसके को। अगेंस्ट। सपोज ये N लगा रहा है, इज इट क्लियर? एफबीडी में ऐसे लिखेंगे। वॉल कितना लगा रहा है अभी नहीं पता, हमने मान लिया N, इसका मान लिया N डैश, ये मान लिया N1, M1 जी पता था, M1 का एफबीडी हो गया। बच्चों मुझे M2 का एफबीडी ड्रॉ करना है, देखते हैं। ग्रेविटी का फोर्स M2 जी नीचे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस जो ग्राउंड है वो N2 ऊपर। अच्छा ये M1 भी तो लगा रहा है ना इस पे फोर्स। यस सर। M1 किधर Yes. लगाएगा बच्चों? न्यूटन थर्ड लॉ से अपोजिट। कितना लगाएगा? सेम मैग्नीट्यूड का N डैश। N डैश लगेगा। N डैश। और सर ये F भी लगेगा उस पे। एक्सटर्नल फोर्स लगा F. रहा है F। बहुत बढ़िया। F. अब पता है बच्चों यहाँ क्या गड़बड़ियां होती है? तुम लोग कुछ बच्चे अभी बोले नहीं हो लेकिन बाद में करोगे। M1 पे तुम लोग F लगा देते हो। क्या F फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स M1 पे लग रहा है क्या? यस सर। नो सर। M1 पे नहीं No, लग रहा sir. है, M2 पे लग रहा है। M1 पे नहीं लग रहा है। तो जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे बच्चों तो M2 के एफबीडी में F आएगा, M1 के एफबीडी में नहीं आएगा। ऑल्दो द कंसेप्ट इज ये F के कारण ये N डैश डिपेंड करेगा। F अलग होगा तो N डैश अलग होगा। तो डायरेक्टली नहीं लग रहा फोर्स, इनडायरेक्टली तो लग रहा है। इनडायरेक्टली कौन लगा रहा है? M2 लगा रहा है M1 पे। एक्सटर्नल फोर्स तुम डायरेक्टली नहीं लगा रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए बच्चों कि M1 के एफबीडी में F लगा दोगे। सर फिर वो N डैश में ऐड हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? N डैश में ही ऐड हो जाएगा ना फिर वो M1 के तो। M1 में N डैश आया ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत क्विकली मुझे बताना, बहुत आसान है, आसान सा सवाल ले रहा हूँ। इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन है T1, स्ट्रिंग दोनों टाइट है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि M1 का एफबीडी ड्रॉ करना है, कौन कौन सा फोर्स लगाओगे? सब पहले T1 ऊपर की तरफ। M1 ग्रेविटेशन। और T1 किधर दिखाएंगे M1 के एफबीडी में? ऊपर की तरफ। ऊपर पुश ऊपर। करेगा। अगर यही हम M2 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, फोर्सेज कौन कौन सा होगा बच्चों? सर नीचे M2G M2। M2G। और कौन सा फोर्स होगा? और T1 भी नीचे। नीचे सर T1। T2 ऊपर और T1 नीचे। यस, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा? नीचे पुल कर रहा होगा। T1 नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बस हो गया। मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटी।
सपोज एक ब्लॉक हैंग कर रहा है बाय मींस ऑफ टू स्ट्रिंग, कैन यू ड्रॉ द एफबीडी? अब मैं यही दिखाता हूँ बच्चों, एक ही ब्लॉक है। व्हाट आर द फोर्सेस? mg। ये स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा, एरो देखना बच्चों किधर लगेगा, इधर T1 सपोज। इस पे कितना है T2, किधर लगेगा बच्चों, पुल करेगा T2, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। सर T2 cos थीटा हाँ T2 को रिजोल्व करेंगे अभी राइट बात, साइड में। अभी तो यही लगाएंगे ना अभी, बस नहीं ये हो गया, एफबीडी हो गया कंप्लीट, देन वी विल रिजॉल्व। एफबीडी कंप्लीट। सर आप 1 सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो क्या? देख लो। हाँ सर हो गया। बच्चों देख ले, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर प्लीज आप वो M2 पे जो FBG डॉक है वो एक्सटेंड कर सकते हो एक बार? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। एक सेकंड। हाँ बोलो। सर आप वो M2 का FBG प्लीज फिर से बता सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। M2 का एफबीडी कुछ नहीं समझ में आया। M2 का एफबीडी में M2 पे M2G नीचे लगा और ग्राउंड लगाया N2 ऊपर, एक एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा रहे हो उस पे F, और M1 ने एक पुश वो नहीं करेगा फोर्स N डैश, दैट्स इट। सर, वो स्ट्रिंग का। अब ये देखो, ये बहुत ही आसान था। चेक तो करो, खुद से देखो तो कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। तुम बताओ तो सर ये T2 कैसे लगा दिया, ये T1 कहाँ से आया, ऐसे पूछो ना। सर एफबीडी नहीं समझ में आया, मैंने एक ही चीज सर करवाया, मतलब वो इतने T2 सवाल नहीं सर। क्लास। अब आयुष एक ही जैसा, मतलब मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, एक ही जैसा सारा सवाल, और तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। यस सर। सर वो T2 नहीं समझ रहा था, बाकी वो समझा था। T2 किधर लगेगा, स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगाता है, स्ट्रिंग यहाँ पुलिंग। पर पुल करता है, पुल कैसे करेगा ये अपने तरफ, स्ट्रिंग किधर है, ऊपर है, ऊपर लगाएगा। यस सर। ओके चलो। यस सर, थैंक यू। ओके तो बच्चों थोड़ा सा सवाल मैं आगे लेता हूँ। एक ना, एक ऐसा वॉल है बच्चों, और इसमें एक स्फीयर रख दिया है।
जिसका मास m है। कैन यू ड्रॉ द एफबीडी, क्या क्या होगा? ये टच कर रहा है बच्चों, ये टच कर रहा है। ठीक है, सो कौन कौन सा फोर्सेज होंगे बच्चों? सबसे पहला तो mg, दूसरा देखो वर्टिकल वॉल किधर लगाएगा फोर्स, इधर, सपोज n1। कैन यू टेल मी ये n1 जो होगा वो सेंटर से ही पास करेगा? यस क्यों सेंटर से पास यस करेगा बच्चों? सर, वो सेंटर ऑफ मास है। होता है सेंटर। नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ मास। बहुत बढ़िया। यहाँ भी बच्चों इधर लगाएगा, ये सपोज n2, इंक्लाइंड प्लेन n2। अगर मुझे जरूरत पड़े इसको रिजॉल्व करने का n2 को, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अगर रिजॉल्व करना है बच्चों, तो ये थीटा है, ये थीटा है बच्चों, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल। मैं राइट? n2 जो है वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। सो n2 cos थीटा ऊपर हो जाएगा और n2 sin थीटा हो जाएगा माइनस आई कैप में। इफ वी नीड टू रिजॉल्व। चलो बच्चों एक और सवाल लेते हैं। बच्चों एक स्ट्रिंग अगर है ना, एक स्ट्रिंग तो पूरे में ना टेंशन सेम होता है। तो अगर यहाँ पे टेंशन टी है, टी ही रहेगा सेम स्ट्रिंग में। पुली के बारे में डिस्कस करूंगा, आइडियल पुली का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो इन दिस केस देखो, ये दोनों तरफ एरो दिखाने का मतलब है कि टेंशन यहाँ पे ऊपर लग रहा है और यहाँ पे नीचे लग रहा है। m1 का एफबीडी बच्चों मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, m1g नीचे और t किधर? ऊपर। m2 का ऊपर। एफबीडी बच्चों, m2g नीचे और t ऊपर। हो गया, कोई बड़ी सी चीज थी ये। सर, हम्म, उसको M2 को नीचे जाने के लिए M1G भी फोर्स अपोज करेगी ना? m1g किस पे लग रहा है? सर M1 पे। m1 पे। तो m1 का एफबीडी ड्रॉ किया तो m1g लिखा है, यस सर। नहीं लिखा? दैट्स इट, लिखा है। तो अब तुम क्या कर रहे थे बताओ? सर ये M2 है, वो नीचे जाना चाहता है अपनी M1 की वजह से। हम्म, तो T भी उसको ऊपर ऊपर फोर्स लगा के वो अपोज करेगी, और M1G उसको दूसरे साइड से पुल करके वो भी अपोज करेगा उसका फोर्स। हाँ हिमांशु बोलो। हिमांशु देखो, हमने कहा m2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? m2g नीचे और टेंशन ऊपर, और कोई फोर्स है क्या? नो सर। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? m1g नीचे जाना चाह रहा है, दैट्स वाई टेंशन है। m2g ठीक है नीचे सर, जाना समझ चाह गया। रहा है, दैट्स वाई टेंशन है ना? अगर मैं कह दूं ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक को ना क्या किया मैंने, ऐसे सरफेस पे रख दिया हूं, स्ट्रिंग लूज है,
नीचे जाने का टेंडेंसी नहीं, बिकॉज सरफेस रोके हुए, तो टेंशन नहीं होगा, है ना। Yes, sir. चलो बच्चों, तो अभी मैं एक एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा सवाल। मुझे कोई सिर्फ ऐसे कॉमन सेंस से बता सकता है क्या कि ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा या इलोंगेटेड होगा इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन? सोचो, ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग। elongate. सर स्प्रिंग पहले से स्ट्रेच कर रखा है या फिर कंप्रेस कर रखा है? सोचो कि ये अभी ना सिस्टम जो है ना रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, जैसा भी है, तो क्या होना चाहिए? अभी सब रेस्ट में है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं। सर कंप्रेस होगा। गुड। यस सर, कंप्रेस ही होगा। यस, अभिषेक ने भी बताया कंप्रेशन, उसका बोला भी बताया कंप्रेस होगा। जो सिंपल सा देखो, विजुलाइज करने के लिए सीखो, विजुलाइजेशन होना चाहिए। ये स्मॉल एम का टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, होगा ना, mg को खींच रहा, mg का कंपोनेंट इसको खींच रहा है। और देखो, अगर ये स्मॉल एम को नीचे जाने का टेंडेंसी होगा बच्चों, तो ये कैपिटल एम किधर जाना चाहेगा? सोचो कि ऐसे लटका करके ब्लॉक को छोड़ दिया, तो कैपिटल एम विल ट्राई टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर जाना चाहेगा। तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग कहेगा नहीं यार मैं नहीं जाने दूंगा, तो रेस्ट में होता, स्प्रिंग पुश करेगा, स्प्रिंग पुश कर रहा है। क्लियर? स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तभी तो पुश करेगा। सर वो एम कैपिटल एम वाला ब्लॉक कैसे मूव होगा लेकिन? अब मैं सिंपल से कर रहा हूं कि तुम ऐसा ब्लॉक बना दो, लगा दो, किधर मूव करेगा? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पास एक ऐसा घर में एक ऐसा ब्लॉक है जो कि स्मूथ सरफेस नहीं होता, रफ होता है। एक काम करता हूं मैं, तुम ना व्हील लगा दो इसमें, या चक्के लगा दो आयुष। अब इसी के लिए कहते हैं विजुअलाइजेशन बच्चों। ये चक्का लगा हुआ है, ये ब्लॉक है, और उसपे से ना एक यहाँ पे ना एक ऐसे ब्लॉक लगा दो। किधर जाना चाहेगा? घर में ऐसा बना रहे सिस्टम, यार फिजिक्स तो विजुअलाइजेशन का है। यस सर। अब कैसे जा रहा है मैं तो फोर्स से बताऊंगा, पहले तो देखो कि हाँ सर इधर जाएगा, क्या लग रहा है? ऐसे लगा दिया तो क्या ये अपने आप आगे जाने लगेगा क्या? नो सर। आगे जाएगा, भागेगा, तो पीछे ही जाएगा। पीछे। जो जाएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं फोर्सेस से दिखाऊंगा, बट पहले तो फिजिक्स विजुलाइज तो करो, कॉमन सेंस से तो ये आना चाहिए कि हाँ इधर जाएगा। प्रैक्टिकल, चूंकि ये लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं। यस सर। सर वो मतलब वो आपने सर्कल ड्रॉ किया है ऊपर, वो भी व्हील ही है क्या? अच्छा, इसको पुली बोलते हैं, पुली। यस सर, वो नहीं समझा था, समझ गया। इसके ऊपर लगा सो दैट स्ट्रिंग इस पे स्लाइड कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द कंसेप्ट। यस सर। तो बच्चों मैं इसको ना फिर से बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों जाएगा ये तो डिस्कस करेंगे ही, कितना एक्सेशन से जाएगा ये सब भी डिस्कस करेंगे।
ये सवाल, जितने सवाल मैं एफडी ड्रॉ करवा रहा हूँ सब फिर से सॉल्व करने के लिए देंगे। मुझे ना बच्चों स्मॉल एम का एफडी ड्रॉ करना है, स्मॉल एम का और कैपिटल एम का भी। स्मॉल एम का एफडी तो बहुत ही सिंपल सा होगा। सबसे पहले फ्री फ्रॉम दिस, तो ऐसा सरफेस है तो थोड़ा विजुलाइजेशन के लिए मैंने ये सरफेस ड्रॉ कर दिया। हालांकि बच्चों बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स ना ये बॉडी नहीं ड्रॉ कराते हैं, सिर्फ फोर्सेज ड्रॉ कराते हैं, एक पॉइंट पे लगाते हैं फोर्सेज। वैसे भी कर सकते हैं बट ना बॉडी को अगर ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा विजुलाइजेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ड्रॉ कर दूं। स्टैंडर्ड बुक में भी बॉडी ड्रॉ नहीं करके सिर्फ फोर्सेज ड्रॉ करते हैं। स्मॉल एम, एमजी किधर लगेगा बच्चों? नीचे। वर्टिकल। एमजी इधर लगा देते हैं, एमजी इधर लगा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। और कौन सा फोर्स लगेगा? स्ट्रिंग का। एन किधर लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। और कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? स्ट्रिंग का अप द mg वर्टिकल, t along the incline and normal to the incline। अगर बच्चों मैं ये कह दूं कि थीटा होता है, ये थीटा है, तो बहुत बार बताया कि ये आ जाता है थीटा। और अगर कोई बच्चा आज मुझे बता दिया कि कैपिटल एम का एफडी ड्रॉ कर दिया सही सही, मजा आ जाएगा। कोई बच्चा है जो कैपिटल एम पे सिर्फ मुझे ये बता दे कि टोटल कितने फोर्सेज लग रहे हैं कैपिटल एम पे। पहला फोर्स किसी एक से पूछता हूँ। सबसे पहले देखो दो बच्चे निकल भी गए। टाइम हो गया क्या? अभी तो नहीं हुआ है टाइम। देखो बच्चों, अगर मैं इसमें फोर्सेज कहूं तो कोई बच्चा कहेगा कि सर सबसे पहले तो कैपिटल एमजी ड्रॉ कर दो, और एक ग्राउंड लगाएगा बच्चों नॉर्मल किधर? ऊपर n1, चूंकि n ऑलरेडी यूज कर चुके हैं n1। और कौन सा फोर्स है बच्चों? एक स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग उसका वापस कर। के एक्स नॉट, कुछ भी एक्स नॉट कंप्रेशन है, स्प्रिंग का फोर्स। तीन ड्रॉ कर लिया। और कोई फोर्स है? M1 स्ट्रिंग के टुवर्ड्स उसको फोर्स लगा है। स्मॉल एम पे कैपिटल में लगाया था तो कैपिटल एम पे स्मॉल एम भी लगाएगा, कितना? एन का। एन। और कोई फोर्सेज है क्या बच्चों? पुली ब्लॉक। सर वो स्ट्रिंग लेफ्ट साइड पे लगाएगा। हाँ स्प्रिंग का देखो लगा दिया, स्प्रिंग का। बच्चों स्ट्रिंग का टेंशन देखना है, यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन किधर लगाएगा? देखो यहाँ पे इधर, तो स्ट्रिंग का टेंशन इधर लगा रहा है, टेंशन टी। और इधर भी लगा रहा है टी, ये भी इधर भी तो पुल कर रहा है पुली को। बच्चों दिस मेनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कैपिटल एम। क्या कैपिटल एम पे एक फोर्स स्मॉल एम जी का नहीं लग रहा है क्या?
क्या स्मॉल एम जी का फोर्स हमने छोड़ दिया है? यस नहीं सर। सर, लगाया ना। नहीं छोड़ा है। यस सर। स्मॉल एम जी का फोर्स स्मॉल एम ब्लॉक पे लग रहा है, कैपिटल एम पे थोड़ी लग रहा है। स्मॉल एम जी जो है वो कैपिटल एम के एफबीडी में नहीं दिखाएंगे, वो तो दिखाएंगे स्मॉल एम के एफबीडी में। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि ये यस सारे सर। मिस्टेक्स करते हैं। पुली को बच्चों मैंने मान लिया है ब्लॉक एम से अटैच। ओके बच्चों, सो ये बच्चों हो गया हमारा एफबीडी के कुछ सवाल लिए। एक बच्चों एक और एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सपोज एक मैन है, बच्चों एक मैन जो है ना वो रस्सी पकड़े हुए एक रोप को पकड़े हुए है, रोप का दूसरा एंड एक बॉक्स से अटैच्ड है। अच्छा ये अलग कलर दिखा दिया, एक ही कलर का है। बच्चों ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का दूसरा एंड बॉक्स के अंदर गया, एक छोटा सा होल है और मैन पकड़े हुए, मैन पुल कर रहा है, उसको पकड़ के रखे है, नहीं तो गिर जाएगा। कैपिटल एम जो है मास ऑफ द बॉक्स है, स्मॉल एम जो है मास ऑफ द मैन है। मुझे ड्रॉ करना है एफबीडी ऑफ द बॉक्स। FBD of the box। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है FBD? मान लो यहाँ पे टेंशन T है बच्चों स्ट्रिंग में, बच्चों इसका कैपिटल MG नीचे बॉक्स का, स्ट्रिंग का टेंशन T ऊपर। T लिखूं या 2T लिखूं बच्चों? T। सिर्फ T, बिकॉज यही तो लगा हुआ स्ट्रिंग, यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे तो होल से नीचे जा रहा है, ये तो मैन पकड़े हुए। और कौन सा लग रहा है? क्या मैन कुछ इसको पुश करेगा क्या? यस सर, नॉर्मल। यस सर। मैन नीचे पुश करेगा और बॉक्स मैन को ऊपर पुश करेगा। अगर एफबीडी ऑफ मैन ड्रॉ करना है तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? देखो ये स्ट्रिंग को पकड़े हुए बच्चों, ये स्ट्रिंग को पुल करा इधर, मैन पुल करा इधर, तो स्ट्रिंग छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, स्ट्रिंग भी लगाएगा उतना ही फोर्स T ऊपर, इसका स्मॉल mg नीचे, और बॉक्स जो लगाएगा नॉर्मल N ऊपर। दिस इज द एफबीडी। ठीक है। सर वो बॉक्स पर मैन कैसे लगाएगा वो फोर्स को? अरे भैया वेइंग मशीन पे खड़ा होते हो तो तुम पुश नहीं करोगे, तुम जहाँ खड़ा हो जाओ, अपने दोस्त को कहना यार तुम अपना पैर तुम मेरे पैर के नीचे रखो, तुम या उसका हाथ नीचे रखा देना लिफ्ट पे और तुम उस पर चढ़ जाना। पुश करोगे कि नहीं? यस सर। यस सर, कर देंगे। पुश कर रहा है ना, मैं पुश करेगा, यहाँ खड़ा कैसे रहेगा भैया? थैंक यू सर। चलो तो बच्चों बस एफबीडी में मैंने एक क्लास पूरा टाइम पास कर दिया, एफबीडी ड्रॉ करने में, छोटे छोटे एफबीडी ड्रॉ किए। अगर मैं किसी से पूछ दूं कि एक ऐसा ब्लॉक्स है M1 M2 M3, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T3,
अगर मैं सबका एफबीडी ड्रॉ करने के लिए कहूँ तो ड्रॉ कर पाओगे क्या? यस सर। यस M2 पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं ये मुझे बता दो। हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर ऑन M2 ब्लॉक? How many forces are acting on M2 block? 1, 2, 3, 4 या 5? देखते हैं, कुछ बच्चों ने मैसेज किया है। कौशल ने मैसेज किया, ओमदेव ने मैसेज किया, अभिषेक ने किया, आयुष ने किया, अथर्व दुबे ने किया। अथर्व, बहुत बढ़िया। तो 4 फोर्सेज लग रहा है मेरे हिसाब से। M2G नॉर्मल, ध्यान देना बच्चों, नॉर्मल ऐसे लगेगा सरफेस का नॉर्मल। N2, एक T1 इधर नीचे और एक T2 उधर ऊपर, है ना? 4 फोर्सेज। M1 पे कितने फोर्सेज? M1 पे 3 सर। 3। गुड। M1 पे 3। गुड आर्य जोशी। अब बच्चों, अब हम लोग जो करेंगे ना, हमने एफबीडी ड्रॉ करना सीख लिया। अब जितने भी सवाल करेंगे उसमें एफबीडी आएगा। बेसिक्स हमने देख लिया बच्चों, बहुत टाइम दिया है सर। अब बच्चों, अब जो हम लोग लिखे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पे देखेंगे मोस्ट ऑफ द सवाल क्वेश्चंस अभी, और फिर सेकेंड लॉ पे देखेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट लॉ में क्या होगा? एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद क्या करना है बच्चों? फोर्सेज को जरूरत पड़े को तो रिजॉल्व कर देंगे। ये कहा था, रिजॉल्व द फोर्सेज। फर्स्ट लॉ करें मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों नेट फोर्स 0। ठीक है बच्चों, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 इन एनी डायरेक्शन। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन लोगे बच्चों, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 होगा। कब? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तब, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रहा। अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बॉडी रेस्ट में था। तो बच्चों, मैं पहला सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एकदम ध्यान से सुनना। चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बट बहुत आगे तक जाएगा। बच्चों, एक ब्लॉक रखा हुआ M मास का, पूछेगा व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस। बहुत सिंपल है सवाल। तो सर एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं स्मॉल m का। तो एक mg लग रहा नीचे, एक n लग रहा ऊपर। बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स 0, तो mg नीचे है, n ऊपर है। n माइनस mg, दैट इज नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विच इज 0। इज इट क्लियर? यस सर। अब बच्चों, सवाल ऐसे देगा कि एक ब्लॉक है और इसको 2 स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। अभी अभी एफबीडी ड्रॉ किया। ये 37 डिग्री है। इसका मास सपोज 5 kg है, 5 kg। जी का वैल्यू सारे सवाल में मेरे में लिखना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल ये है बच्चों कि मुझे ना ये टेंशन T निकालना है। मुझे ये टेंशन T डैश सपोज है, तो T डैश निकालना है। क्या होगा? अब बच्चों, ये सवाल रहेगा कि टेंशन निकालो, तो तुम्हें पता है कि मुझे किसका एफबीडी ड्रॉ करना है? 5 kg का।
चूज द बॉडी, एक ही बॉडी है तो यहीं पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 5G नीचे, और कौन सा नीचे बच्चों? T इंक्लाइन प्लेन पे, और ये T हॉरिजॉन्टल, T डैश। कितने फोर्सेज होंगे? 3। 3 4। सारे बच्चे देखना, यही सवाल तुम्हें डिसाइड करेगा कि न्यूटन लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चों बॉडी क्या है, एक्सलेट कर रहा है या रेस्ट में है? रेस्ट। बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है, दैट मीन्स नेट फोर्स 0 है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है बच्चों, कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो। अब ये फोर्सेज को क्या करना है बच्चों, हमें रिजॉल्व करना है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल आल्सो बी 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल आल्सो बी 0। तो ये फोर्सेज को मैं एक्स वाई में रिजॉल्व करूं या कोई और डायरेक्शन चूज करूं? तो तुम लोग सर पहले वाई में करेंगे। हाँ, तुम कहोगे सर एक फोर्स देखो ये वाई में है ही 5G, ये देखो ये तो ऑलरेडी है ही T डैश एक्स में, तो बच्चा ये T यही थोड़ा परेशान कर रहा है, एक ही फोर्स को रिजॉल्व करना है, एक्स और वाई में कर लेते हैं। ये एंगल 37 है। देखो इसको, इस T को लिख सकते हैं बच्चों T cos 37, और रिजॉल्व करने के लिए बताया था इधर कितना हो जाएगा? T cos 50। T sin 37। T sin 37। अब देखो इस, ये T को अब नहीं लिखते, अब इसको और इसको लिख दिया तो ये T चला गया, उसी को रिजॉल्व कर दिया। वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है बच्चों, और वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? T1। mg नीचे है बच्चों 5G, यस। और T sin 37 ऊपर है। सो फॉर वाई डायरेक्शन as net force is 0, as net force is 0, T sin 37 that is equal to 5G, है ना? ठीक है बच्चों, लिख लिया? एक इक्वेशन ये आ गया, क्या इससे T निकल गया? 5G का वैल्यू 10 ले लिया बच्चों बाई साइन 37, 3/5, सो 250/3 न्यूटन, ये आ गया T। पूछा जाए T डैश क्या होगा, फॉर T डैश क्या करेंगे? कंसीडर x डायरेक्शन, व्हाट आर द फोर्सेस इन x डायरेक्शन? T डैश इधर, T इधर, T का कंपोनेंट T cos 37। T cos 37 minus T1 cos 37, इक्वल टू T डैश इज इक्वल टू इतना लिख लिया। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों। बच्चों मैं ना अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ, एक्सेस स्लो चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं फास्ट होऊंगा। 200/3 न्यूटन। 3। क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। बच्चों एक दिया कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है ना वो सपोज दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसको ना एक 10 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग से बांध दिया।
8 सेंटीमीटर का स्फीयर है, उसको 10 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग से सेंटर पर अटैच किया, वॉल से लटका दिया। इसका मास सपोज बच्चों 1 kg है। पूछेगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। ये वॉल कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है ये पूछा जाएगा सवाल में। ओके, तो इसका एफबीटी जब ड्रॉ करोगे तो कौन कौन सा फोर्सेज हैं बच्चों इस पे? एक टेंशन, सर नीचे की ग्रेविटी, mg 1g 10 न्यूटन ग्रेविटी का, और ये वॉल बच्चों पुश करेगा n। सो इसमें भी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन प्रीफर करेंगे बच्चों ऐसे। सो अगर मान लो ये एंगल थीटा ले लेते हैं बच्चों, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सो वी विल रिजॉल्व टी, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों 10 न्यूटन, और n इज इक्वल टू आ जाएगा टी cos theta। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इफ आई टॉक अबाउट थीटा, तो देखो ये बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो अगर मैं बात करूं cos थीटा, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? तो 8/10 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, और ये 10 है ये 8 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो चेक कर लो, ये शायद 6 हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा 6/10, and you can put the value and find that. Is it clear? सर वो प्रीवियस पेज दिखा ना एक बार। हो गया। Okay. चलो बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक। न्यूटन्स लॉ थोड़ा सा पढ़ लेना, 2-3 पेज अच्छी वर्मा से। बुकलेट सब होगा, सबके पास होगा, बुकलेट थोड़ा सा पढ़ लो।